राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बांझ बहू की कहानी जिसने कराई अपने पति की दूसरी शादी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा नाम रूपा है। मेरी और विशाल की शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई संतान नहीं थी। विशाल ने मुझ पर पूरा भरोसा करते थे। मैं बांझ थी। मैंने विशाल से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्दी हो जाएगा, और विशाल ने मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया था। लेकिन मैं अब और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोल कर अपने पति से थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले मैंने एक बार अपनी माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए मम्मी। तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसा करो, तुम अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, साथ में दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी माँ मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी करवाई थी। मैं गुस्से में बोली, माँ, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब विशाल घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है रूपा, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, किस्मत में अंधेरा लिख दिया गया तो इस अंधेरे का मैं क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूं। विशाल कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने विशाल को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी तो उसने कहा कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर विशाल पल भर के लिए मेरे चेहरे पर देखता रहा और थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पर भी उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं रूपा, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। विशाल के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उससे कहने लगी, तुम मुझे कोई एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो, क्योंकि मैं अपने बेटे विशाल की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी जो परिवार को बढ़ाना है, वंश को बढ़ाना है, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। जब विशाल घर वापस आए तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, रूपा के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से प्यार है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि विशाल की बातें सुनकर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल भगवान को धन्यवाद दिया कि विशाल का प्यार मेरे लिए हमेशा ऐसा ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा विशाल को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी, तुम चिंता मत करो, मैं रूपा को तलाक दिलवा कर जो विशाल की दूसरी शादी ज़रूर करवाऊंगी। तुम ऐसा करो, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाए बगैर कमरे से आकर वापस लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था।
मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह मेरी सास की तरह मेरी पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। ना चाहते हुए भी मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया। मेरी मम्मी बोली, रूपाली बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी विशाल बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना, कब तक मुझे अपने दिल की रानी बना कर रखेगा। एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में एक बच्चा होना ज़रूरी है और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है बेटी इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का लिए मैंने बोला था कि तुम अपने पति की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो, और वह अपनी करोड़ों की जायदाद भी तो यूं ही छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो बेटी तो किसी गरीब घर की लड़की से उसका विवाह करवा दो, वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बोली, मम्मी आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि अब विशाल की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी। मैं खुद ही अपने हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे विशाल पर विश्वास था कि विशाल का प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा। इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे विशाल के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच के इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक ही बात की कमी थी और वह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर दिया था। जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय किया था उसका नाम मनोज था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर मनोज तो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन मनोज को तो अच्छे बुरे की तमीज़ तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत नफ़रत हो गई थी। मनोज की एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगती थी वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे प्यार करने का दावा करता था। मुझे रूपा की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि राधा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं मनोज से कहती कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वह कहता कि कृष्णा तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी सारी गोपियां हैं। एक बार मनोज मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। मनोज के इन लोफर हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं मनोज की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार मनोज की आंखों में आंसू देखे थे, और मनोज की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन मनोज इतना गिरा हुआ था, अगले ही दिन एक और लड़की के साथ मैंने उसे घूमते हुए देखा। मैंने खुद ही अपनी आंखों से उसे दूसरी लड़की के साथ देखा था, और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी वह भी ख़त्म हो गई थी।
मम्मी पापा से बात करती तो वह भी कहते कोई बात नहीं, मनोज अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और ज़मीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी। फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहाँ सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था। उसका नाम था विशाल। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र विशाल पर पड़ी थी। पहली नज़र में मुझे विशाल पसंद आ गया था। विशाल की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं विशाल से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतज़ार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर भी बात नहीं कर सकता, तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने विशाल से कहा, तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ, हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। विशाल ने हामी भरी और वो वापस शहर चला गया। पूरे 1 हफ्ते बाद वह अपनी माँ और बहन के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरी खूब दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फ़ैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं मनोज से शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने मनोज की माँ को जवान दे रखी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मनोज की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह से तोड़ नहीं सकते। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा यह कहकर बाहर निकल गए। मैंने उसी समय विशाल को फ़ोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं विशाल के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं विशाल को खोना नहीं चाहती थी। विशाल ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले आया था। मगर जब विशाल की माँ को पता चला कि विशाल मुझे घर से भगा लाया है तो वो कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। मुझे डर है वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। विशाल की भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा थोड़े पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और विशाल के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन विशाल एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और मेरे भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती। खैर, नरक तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था, मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं। खैर, अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी ज़िंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मैंने उसे अपने घर पर बुलाया और उस औरत से कहा कि ये बातें सब गुप्त रूप से मुझे बताना, किसी को भी कानों कान खबर ना हो। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है।
रिश्ता करवाने वाली औरत कहने लगी थी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। उसकी चाची चाहती है यह जल्दी से जल्दी अपने घर की हो जाए। और मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी जी, मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूँगी। इसकी खूबसूरती तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तुम्हारे सामने दबकर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस नैना नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और ननंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननंद बोली, भाई, आप एक बांझ लड़की के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारना चाहते हो? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर विशाल बोला, आप दोनों अब बस भी करो, मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहो। मैंने आपसे कह दिया कि मैं रूपा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहाँ सास और ननंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वहीं विशाल की बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद विशाल भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए थे। वह कहने लगा, रूपा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, विशाल जी, आप दूसरी शादी कर लें। विशाल मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता रूपा। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाज़त मैं दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। विशाल कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता रूपा, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसती हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। विशाल ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो यह सब विशाल को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर, कुछ दिन मेरे और विशाल के बीच नाराज़गी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। नैना को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन नैना मेरी सौतन बनकर घर में आई, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने विशाल के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी की तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूँ जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, मगर मैंने पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था। जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार हुआ करता था, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो जल्दी अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं विशाल से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला। तो मैंने अपनी सौतन नैना से पूछा तो वह कहने लगी, विशाल जी तो सो रहे हैं। मैंने उनकी तरफ घूर कर देखा तो बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब नैना रोने लगी और बोली, विशाल जी ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है। अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपने चाची के घर जाने की सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि विशाल मुझसे नाराज़ होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर मेरी यह गलत फहमी थी। विशाल की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन नैना किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। विशाल अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आहट सुनकर
बोला, आ गई मेरी प्यारी नैना। ये शब्द थे या हथौड़ा जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई थी। फिर क्या, 3 दिन ही में नैना ने विशाल को अपना बना लिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी ही पर तब पता चला कि मेरी तो ननंद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी शयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूपा बेचारी तो यह भी नहीं जानती कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर विशाल भी नैना पर पहले ही नज़र में फिदा हो गया था। यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने रूपा को बेवकूफ़ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं रूपा को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई थी कि अब वह सच में बांझ बन चुकी है। यह शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई ताकि उसको बता सकूं और आकर अपनी माँ और बहनों की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं विशाल के कमरे की तरफ गई तो वह नैना से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं रूपा को भगाकर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपा के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता है कि वे लोग कितने खतरनाक थे, इसलिए मैं रूपा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मेरी जान नैना, तुम भी मुझे पहली नज़र में भा गई हो। जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं यह क्या सुन रही थी। यह वही विशाल था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था। मैं दबे कदमों विशाल के कमरे में चली गई। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, विशाल, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया। इतना कहकर मैं उनके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं विशाल के घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने विशाल से अभी तक तलाक नहीं लिया है क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा। मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। वह मुझसे मिलने भी आ जाती थी। वह मुझे घर ले जाना चाहती थी मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी मैं आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था और मुझे लिफाफा देते हुए कहने लगा, मैडम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे ख्याल आया विशाल का आया होगा और इस ख्याल के साथ ही मैं बेहताशा नफ़रत से मेरे दिल में उमड़ आई थी। अब तो मुझे विशाल के नाम से भी नफ़रत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने विशाल को दिल जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ ही रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, विशाल मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी नैना में खोया हुआ है और जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसने और उसकी माँ ने, उसके बाद तो मैं विशाल से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती। कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थीं जो कभी मुझे मनोज ने दी थी। उन चूड़ियों को देखकर ही मनोज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो ये चूड़ियाँ
मुझे मनोज ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी हैं? तो उसने बताया, जिस आदमी ने यह चूड़ियाँ दी हैं वह कब का जा चुका है। लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा कि अगर रूपा मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। मनोज अचानक ही मेरे जो मुंह से जो निकला और मेरी आंखों में बेहताशा आंसू आ गए। लोफर और लापरवाह मनोज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या मनोज को मैं अब भी याद थी? क्या मनोज अभी भी मुझसे मोहब्बत करता था? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने मनोज के बारे में पूछा था और मनोज के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने मुझे बताया, जिस दिन रूपा तुम विशाल के साथ घर से भाग गई थी उस दिन मनोज बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि मनोज मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी ज़मीन को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ ही साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया और अब भगवान की कृपा से मनोज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना भी उसके पास पैसा है उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। वह कहता है कि मैं इतने सारे पैसे को अपने पास रखकर क्या करूँगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी रूपा है। मनोज के बारे में यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। जल्द से जल्द मनोज से मिलना चाहती थी मैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल मनोज से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं मनोज से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी और कहने लगी, रूपा अगर तुम चाहो तो मनोज के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतज़ार में है। लेकिन मैं अब कहाँ मनोज के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार मनोज से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी और विशाल को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ मनोज के घर पहुंच गई थी। उस समय मनोज अपने घर पर नहीं था। नौकर ने हमें बाहर हॉल में ही बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी लेकिन मनोज अभी तक नहीं आया था। मैंने नौकर से पूछकर मनोज के कमरे में मैं चली गई। साफ सुथरा कमरा, कहीं से भी मनोज का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई। सामने की दीवार पर शीशे में लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़े के साथ राधा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है मनोज मुझसे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसके प्यार को पहचान नहीं पाई थी। मनोज ने जब मुझे पहली बार चूड़ियाँ गिफ्ट की थी तो मैंने उन्हें अपने पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था। मनोज ने उन चूड़ियों के टुकड़े को संभाल कर रखा था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता नहीं चला मनोज मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक पलटी। वह तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। वो तो लापरवाह सा लोफर सा मनोज कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़े थे जिसे देखकर कह नहीं सकते थे कि यह वही अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक मनोज के सीने से जा लगी थी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मनोज से मेरा कोई संबंध नहीं था। मनोज बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा। मैं मनोज के सीने से लगी रहती थी और मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, मनोज मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। बहुत देर बाद मनोज ने मेरे सिर पर हाथ रखा
और उसने कहा, राधा, मैंने तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराया, कभी नहीं ठहराया था। गलती तो मेरी थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई मनोज के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद मनोज बोला, राधा, मेरे दिल के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं, चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए मनोज के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 5 साल पहले वाले लापरवाह मनोज के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, मनोज, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं विशाल की त्यागी हुई पत्नी और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर मनोज ने कहा था कि राधा, तुम मेरे लिए सब अब से वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेहताशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही पवित्र मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि मनोज की ज़िंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और विशाल ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताज़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है, कहीं ऐसा ना हो मनोज को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझसे नज़रें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ़ कर दिया था। अगले दिन फिर मनोज मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था, राधा, मुझे नहीं पता कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं ये कांच की चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो इन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर मनोज वह कांच की चूड़ियाँ मेरे बेड पर रखकर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखते रही। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियाँ उठाई और अपने हाथों में पहन ली थी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो मनोज मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर मनोज के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ, और जब मैं उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था और उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उधर मेरे भाइयों और पापा ने विशाल से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। 1 हफ्ते में ही मेरा और विशाल का तलाक हो गया था और मेरी शादी मनोज से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले कि मैं विशाल के साथ कोर्ट मैरिज की थी, सुहाग की सेज पर बैठी मैं मनोज का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं विशाल की परछाई नहीं थी। बस मनोज के नाम से ही दिल धड़क रहा था। और जब मनोज कमरे में आया तो मैं भी सिमट कर बैठ गई थी। और जब मनोज ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास मुंह ले जाकर मदहोश लफ्जों में कहा कि राधा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि राधा सिर्फ कृष्ण की है, बाकी तो सब गोपियां हैं, तो मैंने शर्माकर अपना सर मनोज के सीने में छुपा दिया था। मनोज ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मनोज के साथ ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मनोज की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैं मनोज को अपनी और विशाल की सारी कहानी सुना दी थी। मनोज ने मेरा इलाज करवाया और फिर डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात विशाल से हुई थी, लेकिन विशाल के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते हुए मेरे पास आया और मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा था। कहने लगा, रूपा, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है।
मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी नैना प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और नैना ने अपने टेस्ट करवाए, जिसमें नैना की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब नैना दिन रात मुझे बांझ होने का ताना देती थी। रूपा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर माफ़ कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में आए सारे दुख थोड़े कम हो जाएं। मैंने कसकर मनोज का हाथ पकड़ा और मनोज की तरफ देखते हुए विशाल से कहा कि विशाल, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई और विशाल हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रहा और मैं मनोज का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आगे ज़िंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।